हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन, जिसका है पार्ट 3। इससे पहले टोटल 2 पार्ट आ चुके हैं इस चैप्टर के। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको वीडियो भी मिल जाएगी। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे सीधा टॉपिक पे आते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। और मैंने पहले ही बहुत कुछ बताया है, संगठन के बारे में बताया है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, ये सब कुछ बता रखा है मैंने। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। और अपना फीडबैक जरूर दें कि कैसी लगती है स्टडी। और अपने हाथ में पेन जरूर रखें, पेन, और लिखते रहें नोट्स। अगर नहीं लिखोगे तो क्लास छोड़ के चले जाओ, कोई फायदा नहीं है क्लास अटेंड करने का। जब तक आप लिखोगे नहीं कोई फायदा नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं और पढ़ेंगे बहुत कुछ। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और थम्स अप देना एक अपना, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जो परिषद है या सुरक्षा परिषद है, तो इसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो 5 कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है, वो अस्थाई मेंबर हैं, जिनको परमानेंट मेंबर कहते हैं या वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं पता है आपको? कमेंट करके बता सकते हो कौन कौन है। तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड जिसे कहते हैं हम, रशिया है, चाइना है और फ्रांस है। ये 5 कंट्री है जिनके पास वीटो पावर है। और ये परमानेंट मेंबर है किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के या सुरक्षा परिषद के। ये चीज पता लगी आपको? देखो नीचे लिखा भी है, 5 स्थायी मेंबर है ना। तो इसके विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये पढ़ते हैं हम। तो देखो इसका गठन कब करा गया था? 1945 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कब हुआ था इसका गठन? 1945 में, 1945 में, ठीक है। और देखा जाए तो इसका जो चार्टर है, जो इसके चार्टर के तहत जो सुरक्षा परिषद का चार्टर होता है, हर किसी का चार्टर होता है, नेटो का भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी होते हैं, इंडियन पिनल कोड के भी चार्टर होते हैं। कई सारे चार्टर आए थे विदेशों से जब यहाँ पे रहते थे, जो अंग्रेज थे ना यहाँ पे, जब गुलाम कर रखा था, बना रखा था इंडिया को, तब चार्टर एक्ट होते थे। तो उसी तरह जो इसका एक चार्टर है, इसके तहत क्या है, इनकी प्राथमिक मतलब पहली जिम्मेदारी कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रख रखाव। इसका मतलब है कि एक रूल है, एक रेगुलेशन है कि आपकी जो पहली फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि शांति बनाए रखो और सिक्योरिटी दो, सबको सुरक्षा दो। ये पहली जिम्मेदारी है संयुक्त राष्ट्र संघ की या सुरक्षा परिषद की, ठीक है। इतना याद रहा। और इसमें कुल 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य, जिसमें से 5 अस्थाई हैं, मतलब 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है। वीटो पावर क्या होता है मैंने बताया था आपको। और 10 अस्थाई हैं जिनके 2 साल में इलेक्शन होते हैं। एवरी ईयर 2 ईयर में इनके इलेक्शन होंगे और फिर जाके इनको और ज्यादा, फिर आगे जाके हटाया भी जाएगा, मतलब और कोई देश आ जाएगा, ठीक है। तो गैर अस्थाई हैं, याद रखना। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि इसमें अस्थाई मेंबर कितने हैं और अस्थाई मेंबर कितने हैं, जो गैर अस्थाई जिसे हम कहते हैं। तो 5 अस्थाई हैं जिनके पास वीटो पावर है, ये चीज मैंने बताया अच्छे से, आपको याद हो गया होगा। और 10 अस्थाई हैं, गैर अस्थाई भी कह सकते हो आप लोग। तो क्वेश्चन वही रहेगा, बस आंसर आपको ना लिखना है अच्छे से, ठीक है। अब बात आती है, जब जनवरी 2021 में भारत ने क्या करा, एक बात उठाई, यहाँ पे कुछ बोला भारत ने। तो भारत ने क्या बोला आप ये देखते हैं। तो 2000 जनवरी के 2021 में भारत ने क्या बोला, सुरक्षा परिषद में जो गैर अस्थायी सदस्य हैं ना के रूप में 8वीं बार अपना कार्यकाल प्रारंभ किया। तो जो अब देखो भारत है, भारत हमेशा से बात उठाता रहता है, और अस्थायी के रूप में 2021 में 8वीं बार। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि 2021 में कितनी नंबर पे था? 8वां था ये, 8 था ये, ध्यान रखना 8, ओके। और मौजूदा अस्थायी सदस्यों में प्रत्येक के पास सुरक्षा परिषद के निर्णय और वीटो का अधिकार है। तो ठीक है, जिनके जितने भी इनके मेंबर हैं अस्थायी, उनके पास क्या है? वीटो का अधिकार है। वीटो पावर क्या होता है मैंने बता रखा था। देखो वीटो पावर क्या होता है ना, देखो मान के चलो ये है एक प्रस्ताव। प्रस्ताव कहां पे आया? सुरक्षा परिषद में आया प्रस्ताव। प्रस्ताव आ गया, इस पे 4 कंट्री, 4 देश जिनके पास वीटो पावर है, फॉर एग्जांपल अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया और रशिया हो गया है। इन्होंने सिग्नेचर कर दिया कि ये सही है, इस प्रस्ताव को पास कर दो। बट चाइना ने क्या करा, उस पर सिग्नेचर नहीं करा, मना कर दिया, वीटो डाल दिया, अपना वीटो डाल दिया। तो ये प्रस्ताव ना फेल हो जाएगा। उन जो 4 है ना उनका महत्व भी खत्म हो जाएगा। तुम क्या खत्म, मैंने नहीं माना तो पास नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो 5 कंट्री है ना, उस प्रस्ताव पे सभी को राजी होना पड़ेगा। 5 कंट्री, 5 देशों को राजी होना पड़ेगा, तब जाके वो प्रस्ताव पास होगा, ठीक है। और चाइना ने कई बार करा है, भारत के बीच में कई बार आया है वो। देखो भारत को सब एग्री है कि इनको वीटो पावर दो, वीटो पावर दो, बट चाइना मना कर देता है। चाइना कहता है कि पाकिस्तान को भी दो फिर।
वहाँ पे कई सारे आतंकवादी हैं पाकिस्तान में, तो अब भारत के आवाज़ उठाते रहते हैं भारत वाले कि ये तो आतंकवादी है, इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करो, इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो अब चाइना कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चाइना मना कर देता है क्योंकि उसको बेनिफिट है ना, गोद ले रखा है चाइना को आज के टाइम पे। तो ठीक है, तो वीटो पावर का अधिकार है, ये बताया मैंने। और जो सुरक्षा परिषद का एकमात्र सुधार 1965 में हुआ था, तो देख रहे हो कितने सालों पहले हुआ था, 1965 में, 1965 में हुआ था एकमात्र सुधार सुरक्षा परिषद में। तब इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6 से बढ़कर 10 की गई। पहले मतलब 6 थी, अब 10 कर दी गई थी 1965 में। एक बार हुआ है, और भी 1965 में। देख रहे हो कितना ये गलत है। सुधार तो हर टाइम होना चाहिए ना, भारतीय संविधान है उसमें भी कई सारे बदलाव हुए हैं, और हर संविधान में बदलाव होते रहते हैं, तो यहाँ पे भी तो बदलाव होना चाहिए ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये 1965 में एक ही बार हुआ था, तो ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। अब जानते हैं इसकी जो विस्तार की आवश्यकता पड़ रहे हैं। तो 1992 में क्या करा, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा, एक सभा है यहाँ पे, आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। और इस प्रस्ताव में क्या था, तो इसके अनुसार कुछ प्रस्ताव थे, दर्शाता है, तो अब ये जानते हैं। तो इसमें था कि जो सुरक्षा परिषद है अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करेगा। तो फर्स्ट ये था, ध्यान रखना है, सारे प्रस्ताव मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएंगे, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। और इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्य, मतलब जो पश्चिमी मूल्य है ना, हितों की छाप होती है। क्योंकि देखो अब कुछ भी करता है तो ये पश्चिमी, मतलब जितने भी यूरोपियन है या अमेरिकन है, ये अपनी छाप छोड़ जाते हैं, अपना चलाते हैं यूनाइटेड नेशन में। और जाहिर सी बात है, जिसका दबदबा होगा, जो ताकतवर होगा, अपनी तो चलाएगा। तो ताकत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। जाहिर सी बात है, 5 कंट्री मैंने बताया था ना वीटो पावर वाले, तो इनका दबदबा होता है। तो यही प्रस्ताव आया। और सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, भेदभाव बिल्कुल होता है। पहला तो वीटो पावर ही भेदभाव का है, हर जगह से भेदभाव दिख रहा है यहाँ पे। और कई सारे ये मिलकर आक्रमण करते हैं, और इराक पे आक्रमण कर दिया जैसे कि, और यूनाइटेड नेशन ने परमिशन भी दे दी अमेरिका को। क्यों दे दी, क्योंकि अमेरिका ताकतवर था, कोई बच्चा नहीं था उसको टक्कर देने वाला, इस कारण से दे दिया, ठीक है। और इन मांगों को क्या कह रहा, जनवरी 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उस समय महासचिव कौन थे, कोफी अन्नान, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है। और जांच शुरू करवाई, और सुधार कैसे करे जाए, इसके बाद इन्होंने बात करी इस पे। और सुरक्षा परिषद की अस्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए निम्नलिखित मानदंड सुझाए गए। तो इसके लिए कुछ चीजें बताई गई। अब देखो वो क्या बातें हैं, तो ये सारी बातें कि आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र है, तो भारत है बड़ा राष्ट्र है, तो भारत तो फेवर में है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि भारत को मिलना चाहिए। और सेकंड है स्थिर लोकतंत्र में मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा, तो ये भी है। यहाँ पे लोकतंत्र है पूरी तरह से, स्टार्टिंग डेमोक्रेसी है। और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे किसी का वायलेंस नहीं होता, भेदभाव नहीं होता किसी के नाम पे भी, चाहे धर्म पे हो जाए, चाहे कास्ट पे हो जाए, चाहे कलर पे हो जाए, किसी के नाम पे भेदभाव नहीं होता भारत में, ठीक है। और उभरती हुई आर्थिक ताकत, बिल्कुल आर्थिक ताकत है भारत, बहुत ताकतवर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार बजट योगदान, तो हमारा योगदान पूरी तरह से यहाँ पे भी है। और शांति बहाली में योगदान, बिल्कुल शांति है। अगर हम देखो कई सारे ऑपरेशन चलाए गए थे, अब हमने पढ़ाया था आपको पहले चैप्टर में कि जब श्रीलंका में गृह युद्ध चल गया था सिंघली और तमिल के बीच में, तब हमने अपनी सेनाएं भेजी थी। और ऐसे कई सारे ऑपरेशन हमने भेजा है, जैसे कि यमन में हुआ था तो सऊदी अरेबिया उन पर बम गिरा रहा था, तब भी हमने अपने प्लेन्स भेजे थे। और अभी यूक्रेन में हुआ तब भी हमने अपनी लोगों को निकाला, और शांति के लिए हम बात उठाते रहते हैं, ठीक है। और ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, तो ये सब चीज़ें भी है। और अपने भूगोल भी हमारा अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए लिहाज से विश्व विविधता के लिए नुमाइंदगी करता हो। तो बिल्कुल हमारी संस्कृति बहुत बड़ी है, हमारा साम्राज्य बहुत बड़ा था, इतिहास हमारा बहुत बड़ा है, और संस्कृति भी बहुत बड़ी है। बौद्ध धर्म से संबंधित हमारा देश है, जो भारत में कई लोग आते हैं। बिहार का बोध गया हो गया, उत्तर प्रदेश का सारनाथ हो गया, ऐसे कई सारे स्थल हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और हमारे कई सारे आर्किटेक्चर हैं, मंदिर है, अब कई सारे मस्जिद हैं यहाँ पे, और कई सारे ऐसे आर्किटेक्चर हैं। फॉर एग्जांपल लाल किला अपना हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये कई सारे हमारी संस्कृति है, और ये आर्किटेक्चर भी दिखाते हैं हमारे। तो ये सारी चीज़ें भी है भारत के पास। और बात करें तो संक्षेप में, मतलब कि अगर इसका एक कंक्लूजन निकाला जाए, तो सभी विकसित व विकासशील, मतलब विकसित कौन हो गए, यूरोपियन हो गए और अमेरिकन हो गए। और विकासशील मतलब अफ्रीकन कंट्री और एशियन कंट्री, इनको सुरक्षा प्रबंधन में सुधार का समर्थन करते हैं, और इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं। कि मतलब ये लोग अपना डिमांड करते रहते हैं कि यहाँ पे कुछ सुधार होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में, और यहाँ पे बदलाव होने चाहिए समय के साथ, जो कि 1965 के बाद से नहीं हुआ है अभी तक। और बट अगर बात करें कि जो विकसित देश हैं, विकसित देश कौन, यूरोपियंस, इनका मानना क्या है कि जो विकासशील देश है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना अंशदान अधिक करें, कि मतलब और पैसा दो इनको। अब क्या होता है, बजट मतलब पैसा ही दो ना। और नए अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार देने पर उनकी सहमति नहीं है, और वीटो तो देना ही नहीं चाहते ये लोग, बिल्कुल भी नहीं देना चाहते यूरोपियन कंट्री।
या जो 5 कंट्री है वो तो वीटो देना ही नहीं चाहते, और खासतौर तो चाइना टांग अड़ाता है हमारे में, भारत में उसको टांग अड़ाना बहुत मतलब उसका तो जन्मसिद्ध अधिकार मानता है उस चीज़ को। और जो विकासशील देश हैं मतलब कि जो एशियन कंट्री हो गए और अपना अफ्रीकन कंट्री हो गए, इन्होंने क्या करा, अस्थायी सदस्यता के साथ ही वीटो के अधिकार की भी मांग करी है। तो वीटो की मांग करी है, बिल्कुल करेंगे क्योंकि भेदभाव कर रहे हो। और 1 जनवरी 2021 को भारत ने 8वीं बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यभार प्रारंभ करा, तो मतलब दोबारा से बन गया। और भारत को कितनी वोट मिली थी, 184, 184। ठीक है, याद हुआ इतना? एनी डाउट? कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग? ठीक है, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व गैर सरकारी संगठन पढ़ेंगे। गैर सरकारी संगठन मतलब होता है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गैर सरकारी संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पढ़ेंगे। तो अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके अतिरिक्त ना मतलब इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन भी हैं, ये चीज़ें भी देखने को हमें मिलती है, और जो अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी बताता हूँ मैं कि कैसे अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, ये लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंग्लिश में फुल फॉर्म है। तो ये क्या करता है, जो वैश्विक स्तर है ना मतलब पूरा विश्व स्तर पे, ये क्या करता है, सभी को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराता है, मतलब पैसा देता है, धन दौलत देता है। भारत को भी बहुत ज़्यादा दे रखा है, और 1991 में बहुत ज़्यादा दिया था पैसा इन्होंने, और इन्हीं के डिमांड पे हमने LPG अपनाया था। ठीक है, वैश्वीकरण आप पढ़ोगे, वैश्वीकरण एक टॉपिक है, वो मैं पढ़ाऊँगा आपको आगे। और फिर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं, तो ये क्या करता है, मानवीय विकास के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, और कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, और पर्यावरण सुरक्षा के लिए, और आधारभूत ढांचा के लिए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सुशासन के लिए काम करता है। तो ये भी पैसा वैसा देता है, इनके लिए वर्क करता है कौन, वर्ल्ड बैंक। ये देखो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। और विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों का तय करता है, मतलब कि जो दुनिया भर में व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसके रूल रेगुलेशन क्या होंगे, कुछ नियम होंगे तभी तो व्यापार होगा, नियम के बिना व्यापार कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें तय करता है। और फिर है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। ठीक है, तो याद रख लेना आप लोग। इंटरनेशनल, इंग्लिश में बता देता हूँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, यही होगा इंग्लिश। और आणविक किंग क्या होती है, एटॉमिक ही होती है ना, और ऊर्जा मतलब एनर्जी इंग्लिश में अगर बोला जाए तो। ये क्या करता है, ये जो परमाणु ऊर्जा है ना, शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, मतलब कि परमाणु है ना तो उसे शांति के लिए, अब जो परमाणु हथियार है वो शांति के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा, मतलब अगर परमाणु हथियार है, अगर मैंने इसका इस्तेमाल करा तो विध्वंसी होगा, इसका मतलब उपयोग शांति के लिए कैसे हो सकता है, आप लॉजिक लगाओ। शांति के लिए उपयोग को बढ़ावा देता है और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। तो परमाणु हथियार सिर्फ विध्वंस फैलाता है और कुछ भी नहीं फैलाता। अभी एक मूवी आई है ओपनहाइमर की, ओपनहाइमर मूवी जानते हो कौन है ओपनहाइमर, जो रॉबर्ट ओपनहाइमर, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर उसका पूरा नाम है। ऑपरेशन ट्रिनिटी इन मैक्सिको सिटी, मैक्सिको के रेगिस्तान में एक ऑपरेशन करा था ट्रिनिटी नाम का। तो ये जो जापान पे बम गिराए थे ना, हिरोशिमा नागासाकी पे, तो वही है, उन्होंने ही बनवाया था। और पता है जब ये बम बना लिया, जब आक्रमण हुआ, हमला हुआ जापान के 2 शहरों पे, तो लिटरली वो रो रहे थे और भागवत गीता के श्लोक पढ़ रहे थे कि आई एम डिस्ट्रॉयर, मैं विध्वंस कर सकता हूँ, पूरी दुनिया खत्म कर सकता हूँ मैं। और वाक्य में ऐसा हो सकता है, अगर परमाणु युद्ध हो गया तो पूरी दुनिया वाक्य में खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। 1 मिनट लगना है दुनिया को खत्म करने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना, और अकेला भारत ही खत्म कर सकता है। और फिर भी हथियार बच जाएंगे भारत के पास, फिर भी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा हथियार हम लोगों ने बना रखा है। ठीक है, और फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्या है, स्वयंसेवी संगठन है। ठीक है, ये मदद करता है लोगों की, और ये पूरे विश्व में मानवाधिकारों के लिए रक्षा के लिए अभियान चलाता है। तो जितने मानवाधिकार है उसके लिए अभियान चलाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्वेश्चन बनते रहते हैं। और फिर है ह्यूमन राइट्स वॉच, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या संस्थाएं कह लो। तो ये भी स्वयंसेवी संगठन के लिए काम करता है और मानवाधिकारों के लिए वकालत करता है और उनसे संबंधित अनुसंधान करता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है ये। तो और फिर एक रेड क्रॉस है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ये क्या करता है, जो युद्ध हो गया मतलब वॉर हो गया और आंतरिक हिंसा हो गई, तो जितने भी वहाँ पे पीड़ित है ना, जिनको दर्द हो रहा है, चोट लगी है, तो उनकी सहायता करता है और सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने पर नियमों को लागू करने का प्रयास करता है, कि मतलब वॉर और नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ना ये सारे MCQ में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे दे देंगे ऑप्शन,
तो आपको ध्यान रखना है। और फिर एक ग्रीन पीस, ये 1971 में स्थापित करा गया था ग्रीन पीस। और फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने और पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने के लिए करा गया था। मतलब इसके नाम से पता लग रहा है ग्रीन पीस, मतलब अब देखो पीस का मतलब होता है शांति, ग्रीन का मतलब होता है, तो खैर ये मैच नहीं करना, ग्रीन पीस का मतलब है पर्यावरण से संबंधित, तो यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। और अब और कुछ बता दूं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, तो इसमें थोड़ी कमियां भी है संयुक्त राष्ट्र संघ में, अवश्य हैं, लेकिन इसके लिए दुनिया बदहाल होगी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में उपरोक्त वर्णित सभी आर्थिक संस्थाओं, जितने भी संस्थाएं आर्थिक और गैर सरकारी संगठनों के पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाया है। कमियां होने के बावजूद भी इन्होंने बढ़ावा दिया है, आर्थिक संबंध को अच्छे करा है और इन्होंने काम भी करा है, गैर सरकारी संगठनों के लिए भी काम करा गया है। और इससे क्या होता है, जितने भी संस्थाएं हैं उत्तरदायित्व भी बढ़ती है, मतलब उत्तरदायित्व बढ़ता है, कह सकते हो कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ को लिए और तुम काम कर रहे हो। और इसीलिए जो आने वाली सरकारें हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन उपयोग के तरीकों को तलाशने होंगे। तो ये सब चीज़ें भी, जितने भी आने वाली सरकारें हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब चीज़ें इन पर बढ़ावा दें और इनको अच्छे से काम करें, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दो कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, ताकि ये फीडबैक दोगे ना तो हमें भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन आती है हमें कि हाँ हम और अच्छे से कर सकते हैं। तो अपना फीडबैक अवश्य दो। और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हमारी कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 249 में है, जिसमें लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स और प्रीवियस ईयर PDF और वीकली एंड मंथली टेस्ट मिल जाएगा। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का है। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो 9162055090, इस पर संपर्क करो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो फटाफट इस पर कॉल या व्हाट्सअप करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि इंग्लिश बहुत बच्चों की वीक है। तो इस पर संपर्क कर सकते हो आप लोग, कंप्लीट कोर्स है 249 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।